Hi friend, today we are going to learn about air standard cycle. काफी important or as far as practical observation is concerned, like you have learned the first law of thermodynamics, second law of thermodynamics. There, the things and the examples sometimes they are very much practical और कभी-कभी वो examples काफी ज़्यादा unmatched reality से जो हम observe करते हैं उससे थोड़ा दूर होते हैं या फिर guess करना, assume करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है. बट एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो चैप्टर है इसके अंदर आप काफी चीजें प्रैक्टिकली गेस कर सकते हैं, आपने देखी हुई चीज है. अब बात चलेगी एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर हमारे पास ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, एटकिंसन, एरिक्सन, देन स्टर्लिंग एंड ब्रेटन साइकिल. दीज आर द फ्यू साइकिल दैट यू हैव टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ऑटो साइकिल की. ऑटो साइकिल को हम लोग ऑटो साइकिल के अलावा पेट्रोल साइकिल भी कहते हैं. जैसे कि आपने इंजन ऑयल का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा. इंजन ऑयल के एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपने देखा है कि आपके पास एक सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर के अंदर पिस्टन जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक टू एंड फ्रो मूवमेंट आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता रहता है. नाउ माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग स्टेजेस समझते हैं. हमारा जो पिस्टन है उसका अपना एक बॉटम डेड सेंटर होता है, उसका अपना एक बॉटम डेड सेंटर, यानी इसके पीछे पिस्टन नहीं जा सकता. और इसी के साथ साथ हमारे पिस्टन का एक टॉप डेड सेंटर होता है, ये इसके आगे नहीं जा सकता. यहाँ पे वाल्व्स होते हैं हमारे पास. इनलेट वाल्व होता है और आउटलेट वाल्व होता है. तो बेसिकली अगर टॉप डेड सेंटर को आप सोचेंगे हम लोग यहाँ पे पिस्टन को और आगे लेके जाएं और आगे लेके जाएं और आगे लेके जाएं और आगे लेके जाएं तो आपके वाल्व जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके पिस्टन से लड़ जाएंगे. तो हमको प्रैक्टिकली लाइक इट इज वेरी मच अंडरस्टूड कि अगर आपको आपके वाल्व को बचाना है तो वाल्व से पिस्टन को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा. यहाँ पे जो स्पेस होती है इस स्पेस को हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं. क्लियरेंस वॉल्यूम. अच्छा, अब मेरा पिस्टन अपनी पहली पोजीशन से यहां से उठ के वो यहाँ पे आ जा रहा है, यहां से उठ के वो यहाँ पर आ गया. तो जिस तरीके से आपने पिचकारी देखी है कि पिचकारी के अंदर आप अपने प्लंजर को जब पीछे की तरफ खींचते हैं तो क्या होता है बताइए. आपने पानी की बकेट के अंदर पिचकारी को डाला और प्लंजर को पीछे खींचा, ये आपने पीछे खींचा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है बताइए मुझे. एयर. दैट्स कूल, दैट्स कूल. तो पिचकारी के अंदर तो बेसिकली हम लोग पानी भरेंगे तो पानी आएगा और जब प्लंजर को खींचेंगे हवा के अंदर तो हवा अंदर भर जाएगी. तो यहाँ पे एयर अंदर आती है. प्रैक्टिकली हमारे इंजन के अंदर सिर्फ एयर नहीं जाती, एयर के साथ पेट्रोल भी जाता है. एयर और पेट्रोल दोनों का मिक्सचर जाता है. लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग चीजों को काफी ज्यादा अजम्पशन पे चलाने वाले हैं ताकि हमारा एनालिसिस इजी हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि नहीं सर जी, हमारा जो अंदर जो गया है वो सिर्फ एयर गया, प्योर एयर गया, ठीक है. लेकिन यहां से स्टेट 1 से स्टेट 2 तक ये जो आपने किया, ये हमने क्या किया सर जी, सक्शन किया. पहला जो काम था वो सक्शन था, ठीक है. अब क्या होगा, सक्शन करने के बाद आप इसको कंप्रेस करेंगे. चलिए हम लोग इसको दोबारा कंप्रेस करते हैं. आपने अपनी गैसेस को कंप्रेस करना है तो आप अपने बॉटम डेड सेंटर से आप ट्रैवल करके फिर से अपने टॉप डेड सेंटर पे आ जाते हो. तो होता क्या है कि जिन गैसेस ने ये इतना वॉल्यूम घेरा हुआ था, जब इसको आप पिस्टन को आगे की तरफ बढ़ाते हो दोनों वाल्व को क्लोज करके, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपकी गैसेस जो है ये कंप्रेस हो जाती है. इनका वॉल्यूम कम हो जाता है, इनका प्रेशर बढ़ जाता है. अब बात ये चलती है कि सर जी, ऑटो साइकिल जिसने डिवाइस किया, ये ऑटो साइकिल जो है जिस इंजीनियर ने डिवाइस किया, उन्होंने कहा कि सर हम लोग कंप्रेशन को प्राइमरी लेवल पे हम लोग ये समझते हैं, थ्योरेटिकल लेवल पे हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो कंप्रेशन है दैट कंप्रेशन इज आइसेंट्रोपिक. हमारा कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक है. अब हम लोग क्या करते हैं सर, कंप्रेस करने के बाद पहले आपने गैसेस को सक किया, फिर आपने कंप्रेस किया, बूम. अब आपका स्पार्क प्लग जो होता है, जो लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, पेट्रोल
उनको पता होगा कि एक स्पार्क प्लग होता है, वो स्पार्क देता है, वो चिंगारी देता है ताकि आपका पेट्रोल यहाँ पर जल जाए। तो जैसे ही वो पेट्रोल जलता है, एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी की वजह से अंदर का टेम्परेचर, अंदर का प्रेशर बूम शूट हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप एनर्जी देते हैं, अब सवाल ये उठता है कि हम लोग ने यहाँ पर एनर्जी दी, हीट को ऐड किया, हमने यहाँ पर हीट को ऐड किया, तो यहाँ पे ऑटो भाई साहब ये कहते हैं कि हमने जो हीट को ऐड किया है, हमने यहाँ पे हीट को ऐड किया, प्रैक्टिकली हीट कैसे ऐड होगी? प्रैक्टिकली पेट्रोल के जलने की वजह से हीट ऐड होगी। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग एयर स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे पेट्रोल नहीं है, यहाँ पे एयर और पेट्रोल का मिक्सचर नहीं है, यहाँ पर प्योरली एयर है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बाई सम मीन्स कैसे तो भी आपने बस हीट ऐड कर दिया, बूम, आपने इन नो टाइम 0 सेकेंड के अंदर आपने हीट ऐड कर दिया। जैसे ही आप हीट ऐड करेंगे तो आपका वॉल्यूम तो सेम है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपने हीट को ऐड कर दिया। हीट ऐड करने की वजह से अंदर के प्रेशर के बारे में आपका क्या ख्याल है? माय फ्रेंड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेशर इनसाइड? सर और बढ़ेगा। प्रेशर तो और बढ़ जाएगा। वॉल्यूम के बारे में क्या ख्याल है? डायग्राम को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम तो सेम है सर, क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस जो साइकिल हम पढ़ रहे हैं इसका अजम्पशन ही ये है, ऑटो साइकिल का अजम्पशन ये है कि हमने जो हीट सप्लाई करनी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई करनी है। अच्छा, अब क्या होगा सर? अंदर हीट बढ़ जाने की वजह से, अंदर प्रेशर और टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से ये जो गैसेस है वो इस पिस्टन को बूम पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी, क्योंकि अंदर का प्रेशर बढ़ गया है। तो आपका पिस्टन बहुत ही ताकत के साथ पीछे की तरफ जाएगा, अपने टॉप डेड सेंटर के बॉटम डेड सेंटर की तरफ ट्रैवल करेगा। इस स्ट्रोक को हम लोग पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। जब आपका इंजन यहां से यहां पर, पिस्टन यहां से यहां पर गैसेस के एक्सपांशन की वजह से जाता है, उसे हम लोग पावर स्ट्रोक कहते हैं। जिस तरीके से आप टायर को लेते हैं, बाइक का टायर, रुकी हुई बाइक या रुकी हुई साइकिल का टायर, आप उसे एक बार जब झटका देते हैं, एक बार आप घुमाते हैं, तो वो टायर 1 2 3 कई बार वो घूमता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये पावर स्ट्रोक है। पावर, एक बार आपने पावर दिया, बाकी अब बात ये चले थी कि आप यहाँ पर पीछे जा रहे थे, यहाँ पे आप आगे जा रहे थे, ये पावर कहाँ से आ रहा है? तो इस पावर स्ट्रोक से ही आता है। आप एक बार घुमाते हो तो ये आगे पीछे टू फ्रो मूवमेंट करने वाला है। यहाँ पर क्या हो रहा है सर जी? हम छोटे वॉल्यूम से बूम बड़े वॉल्यूम पर जा रहे हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? जब आप छोटे वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम की तरफ जाओ तो आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर जी आप? एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं आप सर जी? एक्सपेंशन। कैसा एक्सपेंशन सर? आइसेंट्रोपिक। बात चलेगी सर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। हम लोग यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब क्या होगा? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करने के बाद, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करने के बाद ऑलमोस्ट द लास्ट स्टेट, ये हमने क्या करना है सर जी? अब हमको आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के बाद ये जो गैसेस है, जैसा कि आप देख सकते हो, ऑटो साइकिल जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इसके अंदर एयर है, सिर्फ एयर, पेट्रोल नहीं। दूसरा अजम्पशन हमारा क्या कहता है कि सर यहाँ पे वाल्व्स नहीं है, ये तो क्लोज सिस्टम है। एयर आपने सक नहीं की, अंदर पहले से भरी पड़ी थी। तो जो सक्शन वाला पार्ट आप इसे भूल जाओ, यहाँ पर कोई वाल्व नहीं है, मैं ये सारे वाल्व को हटा देता हूँ। तो हमारा ये सवाल हट गया कि अंदर एयर कहाँ से आई थी। ये हमारा अजम्पशन है कि एयर पहले से थी। तो मैं यहाँ पर आपके लिए इस शुरुआत के डायग्राम को, सक्शन वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं, सक्शन वाले पार्ट को हटा देता हूं। तो सबसे पहला काम जो आपने किया, वो क्या किया? आपने आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन किया। फिर आपने क्या किया? हीट को ऐड किया। फिर आपने क्या किया? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन एंड द लास्ट स्टेज। अगर आप अपनी फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज को ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट दोनों सेम वॉल्यूम पर है, सेम वॉल्यूम पर, दोनों का प्रेशर सेम नहीं होता। आप यहाँ पर हीट को रिजेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप हीट को रिजेक्ट करते हैं, अब सवाल हो रहा है कि सर कैसे हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं? हीट रिजेक्शन। कैसे हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं? वॉल्यूम के बारे में क्या ख्याल है? स्टेट 1 2 3 4। अगर आप ध्यान से देखें तो हीट रिजेक्ट करने के बाद आप दोबारा अपनी स्टेट पर आना चाहिए ताकि आपका साइकिल कंप्लीट हो। 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, 4 से दोबारा आपको 1 पे आना है। तो ये हीट रिजेक्शन जो है आपका, यहाँ पे जितना वॉल्यूम था वही वॉल्यूम बाद में भी है, दैट इज आइसोकोरिक।
अगर वॉल्यूम सेम रह जाए तो उसे आप आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। इसी चीज को अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे रिप्रेजेंट करूं, माय डियर फ्रेंड, हम लोग इसको प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अपनी समझ के लिए मैंने एक छोटा सा पिस्टन यहाँ पर बनाया। ये इसका बॉटम डेड सेंटर है और ये इसका टॉप डेड सेंटर है और ये इसका बॉटम डेड सेंटर। बात को समझते चले आप। अब क्या होगा सर, यहाँ पे जो वॉल्यूम है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ध्यान से समझते चले। इस वॉल्यूम को आप क्लियरेंस वॉल्यूम, कोई रिपीट करेगा कौन सा वॉल्यूम बोलते हैं इसे हम, माय डियर फ्रेंड? क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम। और यहाँ से यहाँ आगे पीछे पीछे आगे आगे पीछे, बॉटम डेड से टॉप डेड से बॉटम डेड, ये जो पिस्टन आपका आगे पीछे स्वीप होता है, इसे आप स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। अगर आप क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर स्वेप्ट वॉल्यूम को प्लस कर दें तो आपको मिलता है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ योर सिलेंडर, सिलेंडर के शुरू से लेकर के आखिर तक का वॉल्यूम आपको मिलता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही मेरा बच्चा? यस सर। यहाँ पे मैंने दो जगह पे अपना एक रेफरेंस ले लिया। मैं कहता हूं सर जी ये मेरा प्रेशर है, ये मेरा प्रेशर है और ये मेरा कहता हूं सर वॉल्यूम। अगर आप ध्यान से देखें पहली बार में मेरा बच्चा, ये जो वॉल्यूम है, देखो इस एक्सिस पर आप वॉल्यूम बता रहे, इस एक्सिस पर आप वॉल्यूम बता रहे, वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है ये कितना वॉल्यूम है बताइए मुझे? टोटल। टोटल वॉल्यूम। और ये जो वॉल्यूम है कौन सा वॉल्यूम है बताइए मुझे? क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस। अब यहाँ पे स्टेट 1 पे आपका कौन सा वॉल्यूम है बताइए मुझे? स्टेट 1 पे कौन सा वॉल्यूम आपको दिख रहा है? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत में आपका प्रेशर तो सर कम रहने वाला है, शुरुआत में आपका प्रेशर तो कम रहने वाला है, तो ये मेरा स्टेट नंबर 1 हो गया, ये मेरा स्टेट 1 हो गया। मैं स्टेट 1 से मैं कंप्रेस करते हुए जाऊंगा, कौन से वॉल्यूम पर जाऊंगा बताइए मुझे? क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम पे। तो मैं ये कंप्रेस करते हुए जा रहा हूँ, कंप्रेस करते हुए जा रहा हूँ, कंप्रेस करते हुए जा रहा हूँ। मैंने आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस, मैंने आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करके मैं पहुंच गया स्टेट नंबर 2 पर। अब अगर आप ध्यान दें तो 2 से 3 तक मैं क्या कर रहा हूं? बूम, क्या कर रहा हूं मैं? हीट दे। हीट को ऐड कर रहा हूं। जब मैं हीट को ऐड कर रहा हूं, वॉल्यूम के बारे में क्या ख्याल? वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम है, लेकिन आप जब हीट ऐड कर देंगे तो प्रेशर तो सर बढ़ जाएगा। तो मैं प्रेशर, एक हाई प्रेशर पे मैं आ जाता हूं। मैंने बोला था स्टेट नंबर 3, सेम वॉल्यूम रखते हुए आपने प्रेशर को बढ़ा दिया। अब 3 से लेकर के 4 तक, बूम, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर आपका पिस्टन पीछे आएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक्सपांशन कर रहे हैं। कैसा एक्सपांशन कर रहे हैं? कैसा एक्सपांशन कर रहे हैं? आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक। तो यहाँ पे हमने आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन करना है। आप अगर ध्यान से देखें तो स्टेट नंबर 4 पे जो आपका वॉल्यूम है और स्टेट नंबर 1 पे जो आपका वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम सेम है। स्टेट नंबर 4 पे, स्टेट नंबर 1 पे वॉल्यूम सेम है। मुझे अगर साइकिल को कंप्लीट करना है तो मुझे 4 से 1 को मिलाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, जब मैं 4 से 1 को मिला रहा हूं तो मेरा प्रेशर कम हो रहा है। कम हो रहा है सर। अगर आपने हीट को ऐड किया तो प्रेशर बढ़ता है, अगर आपने हीट को निकाला तो प्रेशर कम होता है। तो 4 से लेकर के 1 दोबारा आने के लिए आपको आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन करना है, आपको हीट को रिजेक्ट करना है। तो 4 से 1 तक के हम लोग हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आई मेरे बच्चा आपको? यस सर। बहुत बढ़िया। हम लोग अब इसी डायग्राम को टीएस डायग्राम पे समझते हैं। इसी फिलॉसफी को हम लोग टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे समझते हैं। माय डियर किड, पॉइंट 1 से लेके 2 तक आपने क्या किया बताइए मुझे? 1 से लेके 2 तक क्या किया मुझे बताइए? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है? आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी जीरो है। एंट्रोपी जीरो नहीं मेरा बच्चा, थोड़ा सा मिस्टेक। आप समझ सही रहे हैं पर बोल थोड़ा गलत रहे। आई कैन रियली अंडरस्टैंड यू कि आप समझ सही रहे हैं पर बोल गलत रहे। अल्फाज का चुनाव थोड़ा गलत हो जा रहा है। कोई और ट्राई करेगा, हेल्प करेगा? आइसेंट्रोपिक का क्या मतलब होता है? आइसेंट्रोपिक
लेट इट बी रॉन्ग माय डियर फ्रेंड, डजंट मैटर, इट्स ऑलराइट, इट्स कंप्लीटली ओके। हम गलत आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। आइसेंट्रोपिक का क्या मतलब? सेम टेम्परेचर। ठीक है, मैं बताता हूँ। सेम एंट्रोपी आइसेंट्रोपिक का कांस्टेंट मतलब होता है एंट्रोपी कांस्टेंट। तो अगर आप इस लाइन को फॉलो करें, आप इस लाइन को फॉलो करें, तो इस लाइन पे आपने एंट्रोपी, अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओ तो कम होती जाएगी, राइट की तरफ जाओ तो बढ़ती जाएगी, बराबर है ना बेटा? माय किड, तो 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक हमने आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस किया। अब मैं 2 से लेके 3 तक क्या कर रहा हूं बताइए? 2 से लेके 3 तक क्या कर रहा हूं? 2 से लेके 3 तक क्या कर रहा हूं? हीट एडिशन। कैसे हीट ऐड कर रहे हो आप? हीट कैसे ऐड कर रहे हो आप? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। आपको पता है कि टीएस डायग्राम पे आइसोकोरिक प्रोसेस कर्व बनाया जाता है। दूसरी बात, एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी कब बढ़ती है? जब आप हीट लेते हो। एंट्रोपी कब कम होती है? जब आप हीट निकाल देते हो। तो आपने हीट को एब्जॉर्ब किया है, हीट को लिया है, तो आपका एंट्रोपी बढ़ गया। अच्छा, 3 से लेके 4 तक, 3 से लेके 4 तक क्या होने वाला है सर जी? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। My dear friend, I hope I am clearly audible and visible. यस सर। 3 to 4 की बात चल रही है मेरा बच्चा, 3 to 4 की बात चल रही है। 3 to 4 जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। मेरा एंट्रोपी सेम रहेगा 3 से लेके 4 तक। आप देख सकते हैं कि 3 और 4 का एंट्रोपी सेम। लेफ्ट में आता तो एंट्रोपी कम होगी, राइट में जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब मुझे 4 से लेके 1 तक क्या करना है बताइए? तो टेम्परेचर कम करना है। दैट इज नॉट द मोटिव, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। टेम्परेचर तो कम होगा, लेकिन वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं। 4 से लेके 1 तक मैं क्या करने वाला? एंट्रोपी कम करना है। एंट्रोपी कम करना है, ठीक है। और मुझे तो मुझे हीट को मुझे बाहर एग्जैक्ट निकालना है, आंसर चाहिए। हीट रिमूवल हाँ, करना है, हीट हीट को रिमूव रिमूव करना, करना बहुत बढ़िया। और मैं हीट रिमूव करूंगा तो ऑब्वियसली हीट को रिमूव करने की वजह से एंट्रोपी कम होती है। हीट आई तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और हीट निकाली गई तो एंट्रोपी कम हो जाएगा। तो ये मेरा टीएस डायग्राम है फॉर आइसोकोरिक, फॉर ऑटो साइकिल। आई होप यू मस्ट हैव गॉट दिस आइडिया। यस माय सर, डियर किड, यस सर। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, आपको लेक्चर के बाद इसे फॉरवर्ड कर दूंगा। यहाँ पे हम कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर हम कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, बहुत ही इजी एनालिसिस करेंगे। आपको सारी चीजें समझ में आएगी। इन केस नहीं समझ में आएगी तो आपको फौरन मुझसे पूछ लेना है कि सर ये क्या किया गया है यहाँ पर। सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं प्रोसेस 1 से लेकर के 2 तक, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 1। हमारे पास टोटल 4 प्रोसेस है, टोटल 4 प्रोसेस। एकदम ध्यान से आप समझें, हमारे पास सिर्फ 4 प्रोसेस है। मैं इसमें से हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन की बात करता हूं। मैं बोलता हूं सर प्रोसेस 2 से लेके 3, प्रोसेस 2 से लेके 3, बताइए कैसा प्रोसेस था? प्रोसेस 2 से 3 कैसा प्रोसेस? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। that's really nice of you. कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो मैंने अगर हीट ऐड किया 2 से 3 में, तो हीट एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में हीट एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है MC डेल्टा T। टेम्परेचर पहले 2 था, बाद में टेम्परेचर 3 हो गया, 2 से 3 चला गया, तो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? T3 माइनस T2। आपने हीट ऐड किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो आप स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम MCV T3 माइनस T2। इज दिस आइडिया कूल? यस सर। बहुत बढ़िया। हम लोग बात करते हैं प्रोसेस 4 से 1 की। हम बात करते हैं प्रोसेस 4 से 1 की। प्रोसेस 4 से 1
प्रोसेस 4-7 में आपने हीट को रिजेक्ट किया, प्रोसेस 4-7 में आपने हीट को रिजेक्ट कर दिया, आपने हीट को रिजेक्ट कर लिया, एंट्रोपी कम हो गई। तो हीट को रिजेक्ट किया, आपने हीट को रिजेक्ट किया, फॉर्मूला क्या बनेगा? हीट का फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी, मैं लिख रहा हूं T4 माइनस T1 mcv। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट निकाला गया है। बराबर है बच्चा मेरा? यस सर। हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे क्या बोलता है कि सम टोटल ऑफ द हीट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ द वर्क, सम टोटल ऑफ द वर्क इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ द हीट। सारी हीट को प्लस कर दो तो सारा वर्क बन जाएगा। तो जो मेरा डब्ल्यू नेट होगा, जो मेरा डब्ल्यू नेट होगा, आपने हीट कौन सा दिया सर? 2 से लेके 3 तक हीट दिया और 4 से 1 तक हीट हमने निकाल लिया। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली एक प्लस के साथ आएगा, एक माइनस के साथ आएगा। जो आपने हीट ऐड किया वो प्लस के साथ, जो आपने हीट निकाल लिया वो माइनस के साथ। दोनों को जब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन मालूम पड़ेगा। अब बात क्या चलती है? हम लोग बात करते हैं सर व्हाट इज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी? Output upon input. या आउटपुट बाय इनपुट। सर किसी भी इंजन के अंदर वर्क इज द आउटपुट। आपने इनपुट क्या दिया था सर? हमने हीट इनपुट दिया था। कहां से कहां तक? 2 से 3 तक हमने हीट इनपुट दिया था। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द फेयर आइडिया ऑफ इट। यस सर। हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। डब्ल्यू नेट का वैल्यू आपके पास है 2 से 3 माइनस 4 से 1 डिवाइड बाई 2 से 3, तो मेरा आंसर बनता है 1 माइनस 4 1 डिवाइड बाई 2 3 एंड दिस इज द एफिशिएंसी। इज दिस आइडिया कूल माय किड? यस सर। बहुत आसान सी चीज है। अच्छा मैं इसी चीज यहाँ पे 4 से 1 आपने क्या हीट सप्लाई किया आपको पता है, 2 से 3 आपने क्या हीट सप्लाई किया आपको पता है। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 कहूं, मैं बोलता हूं सर ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है, ये मेरा इक्वेशन 3 है। मैं बोलता हूं फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 आप बोलेंगे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस आपने वैल्यूज पुट की 4 से 1 में आपने जो वैल्यू लिखी थी आपने वैल्यू पुट की mcv T4 माइनस T1 mcv T3 माइनस T2। तो अगले स्टेप में सर जी mcv कैंसिल, मेरे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड बाई T3 माइनस T2। क्या इतना आपको समझ में आया कैलकुलेशन मेरा बच्चा? यस सर। That's good, so nice of you। अच्छा अब बात क्या चलेगी यहाँ पे? अब बात क्या चलेगी यहाँ पे? मैं इस इक्वेशन नंबर 4 को डिफाइन करने के बाद, इक्वेशन नंबर 4 बोलने के बाद हम यहाँ पर कहते हैं सर जी एक टर्म को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, मैं एक टर्म आपको बताता हूं, दैट इज कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो, कंप्रेशन रेशो जिसे हम इंडिकेट करते हैं आर से, स्मॉल आर से। इसका फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। किसी भी इंजन का जो टोटल वॉल्यूम है, किसी भी इंजन का जो टोटल वॉल्यूम है उसको आप कंप्रेस करते 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 क्लियरेंस तक पहुंचा देते हैं। तो टोटल वॉल्यूम का जो वैल्यू है उसको जब क्लियरेंस से आप डिवाइड करो तो जो आंसर बनेगा उसे आप बोलते हैं कंप्रेशन रेशो। जैसे कि आप बाइक अगर खरीदने जाते हैं तो आपको मैनुअल दी जाती है, उस मैनुअल के अंदर आपको स्पेसिफिकेशन लिखा होता है कि बाइक की लंबाई कितनी है, टायर की चौड़ाई कितनी है, टायर का स्पेसिफिकेशन कितना है, इंजन के अंदर टॉर्क कितने पर्टिकुलर आरपीएम पे कितना टॉर्क है, उसी के साथ आपको कंप्रेशन रेशो भी लिखा हुआ होता है। अगर आप बाइक की बात करें, मैं आपको एक रफ फिगर बताता हूँ, 12:1 12:1 12:1 12:1, यानी अगर ये 12 हिस्से हो तो कम करते करते करते, यानी मेरे पास टोटल हिस्सा जो टोटल वॉल्यूम है उसके मैं 12 टुकड़े में अगर बांटूं तो ये कम करते 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 कंप्रेस करते करते उसे आप एक हिस्से पर लेके आ जाओगे, टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। मेरा बच्चा टोटल वॉल्यूम का आपने ग्राफ में क्या बोला बताइए? टोटल वॉल्यूम का आपने ग्राफ में क्या बोला? टोटल वॉल्यूम आपका ग्राफ पर क्या है? कौन सा वॉल्यूम है? इट इज V1। और क्लियरेंस वॉल्यूम आपका ग्राफ पर कौन सा वॉल्यूम है?
V2 V2. V2। सिमिलरली अगर 1 की बात करो तो 1 और 4 सेम है और 2 और 3 सेम, तो सेम बात है, चाहे मैं V1 by V2 बोलूं चाहे V4 by V3 बोलूं, दोनों का वैल्यू इज सेम। नाउ माय डियर फ्रेंड, हम लोग बात करते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 से लेके 2 तक की। हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसेस 1 से 2 तक का प्रोसेस। ध्यान से समझे, हमने 2, 3 और 4, 1 को पहले ही ले लिया है, 2, 3 और 4, 1 को पहले ही ले लिया है। अब मैं प्रोसेस 1 से लेके 2 तक ले रहा हूँ, 1 से लेके 2 कैसा प्रोसेस है बताइए मुझे। 1 से आइसेंट्रोपिक कैसे आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो V2 V1 by V2 रेज टू gamma -1। ये फॉर्मूला आपने इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है कि अगर कोई आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो, उसे हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम होता है T2 by T1 V1 by V2 रेज टू gamma -1। आई होप यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला। मेरा बच्चा V1 by V2 को आपने क्या बोला है? कंप्रेशन रेशियो R रेज टू gamma -1। बेटा ये T2 को मैं इधर ही छोड़ता हूँ और T1 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो आपको T2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T1 मालूम पड़ चुका है। हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, हम ना माय डियर किड। हमने जैसे प्रोसेस 1 से 2 लिया, 1 से 2 लिया, एक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वहां पे। कौन सा प्रोसेस है बताइए? 3 to 4 3 to 4। मैं बात करता हूं सर टेम्परेचर T3 by T4 इज इक्वल टू V4 by V3 रेज टू gamma -1। बराबर है ना बेटा? माय किड, yes आर यू गुड विद दिस? जिस तरीके से आपने T2 by T1 V1 by V2 लिखा था, तो आप अगर T3 by T4 लिखते हो तो V4 by V3 लिखना पड़ेगा। बराबर है क्या? yes sir V4 by V3 का वैल्यू है हमारे पास R रेज टू gamma -1। तो T3 का वैल्यू मुझको T4 के टर्म्स में मालूम पड़ चुका है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को एक साथ लेता हूं। आप ध्यान से देखें, मैं लिखता हूं एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T4 माइनस T1। मैंने ऐसे ही लिखा। T3 का वैल्यू आप लिखने वाले हैं T4 आप लिखने वाले हैं T4 R रेज टू gamma -1 T4। और T2 का वैल्यू आप लिखने वाले हैं आप T1 R रेज टू gamma -1। अगर मैं R रेज टू gamma -1 को कॉमन ले लूं, तो T4 माइनस T1 बच जाएगा। T4 माइनस T1 got cancel. The efficiency, the formula we have got is 1 minus 1 by R raised to gamma -1. This is called as efficiency of Otto cycle. तो एग्जाम में ये आपको 10 मार्क्स के लिए डिराइव करने के लिए आता है। प्रूव दैट द एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इज 1 minus 1 by R raised to gamma -1। ये आपको डायरेक्ट बोलेगा कैन से डिराइव द रिलेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल। आपको ये पूरे मैथमेटिक्स को फॉलो करना है। आई होप इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। आपको सिंपल बेसिक इंजीनियरिंग का जो कैलकुलेशन है वो ध्यान में रखना है, बेसिक मैथमेटिक्स को समझना है और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हमको जानना है कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम कैसे लिखते हैं, और अगले स्टेप में आपके पास आंसर मौजूद होता है। आर वी गुड अप टू दिस माय किड? yes sir दैट्स कूल। आई रियली अप्रिशिएट। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछें।